नमस्ते और स्वागत है आपका इस 5वें आउटरीच सेशन में, जहां हम खबर लहरिया की 5वीं कहानी, जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण किसानों के बारे में है, उसकी चर्चा करेंगे। मैं हूं अनुभूति सिंह, द्वारा रिसर्च के साथ एक पॉलिसी एनालिस्ट। ये वीडियो सीरीज जो है वो द्वारा रिसर्च, जो कि एक शोध संस्था है, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हम कम आय वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय संवेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन का अध्ययन करते हैं। और खबर लहरिया एक अवार्ड विनिंग ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल, जो कि बुंदेलखंड के मीडिया डाक क्षेत्रों से रिपोर्ट करते हैं, उनके बीच एक संयुक्त परियोजना है, जिसमें हम यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों से अलग अलग समुदाय की वित्तीय जरूरतें और पहुंच की कहानियां कवर करना चाहते हैं। हम इससे पहले 5 स्टोरीज और उनके साथ साथ ही 4 आउटरीच सेशन कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि कैसे अलग अलग समुदाय के लोग औपचारिक वित्तीय तक पहुंचते हैं। आज हम जो स्टोरी रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हमने देखा कि भले ही हम किसानों को अपने देश की रीढ़ मानते हैं, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी कहते हैं, उसके बावजूद किसान गरीबी और समस्या के वक्त औपचारिक वित्तीय या फॉर्मल फाइनेंस तक पहुंच की कमी का अनुभव करते हैं। हमारे साथ हैं आज अनिल कुमार मिश्रा जी, जो कि बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेशनल प्रवक्ता या नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। मेधा काले जी, जो कि पीपल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया या परी में मराठी ट्रांसलेशंस एडिटर हैं। और साथ में ही खबर लहरिया की गीता देवी जी भी हैं, जो कि खबर लहरिया के साथ मुख्य रिपोर्टर हैं और इस किसानों पे कहानी की मुख्य संवाददाता हैं। स्वागत है आप सबका इस आउटरीच सेशन में और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम सेशन शुरू करते हैं और गीता जी, मैं आपको हैंड ओवर करना चाहूंगी। तो जो मैंने कवरेज किया और देखा किसानों पर, तो उसके बारे में मैं थोड़ी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से किसानों के काम के बीच किस तरह से किसानी में समस्याएं आती हैं और उसका क्या कारण है, वो जानना चाहूंगी अनिल कुमार जी से। कि वो किसानी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी आय नहीं बढ़ रही है, कर्ज में डूबता ही चला जा रहा है किसान, जबकि सरकार की इतनी सारी जो योजनाएं हैं वो चल रही हैं और उनका लाभ भी कहीं ना कहीं ले रहे हैं बहुत से लोग और बहुत से लोग वंचित भी हैं। तो ऐसे क्या कारण है, क्यों किसानी में आय नहीं हो पा रही है, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? दरअसल मुख्य जो कारण है इसका कि किसान तकनीकी रूप से उन्नतशील नहीं है। पहली बात, परंपरागत खेती भी हम छोड़ नहीं पा रहे और तकनीकी रूप से उन्नतशील भी नहीं है। दोनों स्थितियां किसानों को ऊहा-पोह की स्थिति में खड़ी कर दी हैं लाके। अब आप कहेंगे कि किसानों की आय क्यों नहीं दुगनी हो पा रही है? किसानों की आय दुगनी का मूलधन निकालना मुश्किल पड़ रहा है। सरकार का जो तंत्र है, हम अपनी फसल बेचते हैं और हमें उसका जो मिनिमम समर्थन मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको सरकार बोलती है, वहां बेचने में ही इतनी समस्याओं का सामना किसान को करना पड़ता है। आप लोग खुद कवरेज करती हैं, जब आप धान खरीद केंद्रों में, गेहूं खरीद केंद्रों में जाती हैं, लगातार मैं देखता हूं, आपको देखता रहता हूं, तो वहां पर कितना किसान 15-15, 20-20 दिनों से अपनी फसल को बेचने के लिए पड़ा रहता है। और जो अधिकारी हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंगती कि ये बंदा अपने पत्नी, बच्चों को, परिवार को किस हाल पे गांव पे छोड़ के आया है और अपने समय का दुरुपयोग जो उसे अपनी खेती में करना चाहिए, अगले फसल चक्र को पूरा करने में करना चाहिए। तो वर्ष में परंपरागत रूप से हम संसाधनों के अभाव में केवल 2 ही फसलें ले पा रहे हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं देखता हूं। और 2 फसलों पर ही कहीं केवल एक ही फसल, 12 महीने में केवल 1-4 महीने की फसल लेते हैं आप, और उस फसल के पश्चात आप 8 महीने बेरोजगार टाइप में, आपके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि आप गर्मी में गर्मी वाली फसल, ठंडी में ठंडी वाली फसल, बरसात में बरसात वाली फसल, ये सारी चीजें अगर हमारा फसल चक्र सही तरीके से चल जाए और हमको सरकार संसाधन मुहैया करवा दे, तो निश्चित तौर पर हमारी आमदनी दुगनी होगी। लेकिन जब आमदनी केवल 4 महीना है, बाकी का 8 महीना उस आमदनी को खर्च करना है हमको, तो कैसे हमारी आय दुगना करेगी? मैं पूछ रही थी कि मेधा जी, जो कि मराठवाड़ा एरिया से हैं, उधर क्या इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती हैं किसानों के साथ, या वहाँ पे कोई अलग तरीके की प्रॉब्लम्स भी हैं? गीता जी, सबसे पहले तो नमस्ते आपको। खबर लहरिया के बारे में किसने नहीं सुना है? हमने तो बहुत सुना है, हमने पढ़ा भी है उसके बारे में। तो आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं आपके साथ बात कर सक रही हूँ और खबर लहरिया के साथ नाम जुड़ा है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। जो सवाल
अनिल जी भी उठा रहे हैं, आपने भी उठाया और अनुभूति जी भी बोल रही है। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो किसानी जो है वो, जो शायद मुझे लग रहा है कि पूरे हमारे देश में ही वही चित्र है कि छोटे और सीमांत, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स जो है, उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। और जो बड़े किसान हैं जिनके पास सोचो 5 हेक्टेयर से ज्यादा या 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, उनकी संख्या कम है। और वो कुछ ना कुछ करके, कुछ ना कुछ लागत डाल के, कुछ ना कुछ उनके पास एक थोड़ा सपोर्ट सिस्टम रहता है कि वो एक फसल ना भी आए तो वो चल सकता है। लेकिन जो छोटे किसान है जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, और अगर सोचो कि वो, जैसे अनिल जी ने बोला कि 2 ही फसल ले पाते हैं, उसमें से अगर एक फसल चली जाए तो क्या हाल होगा, ये हमको पता है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं, जैसे मराठवाड़ा है या विदर्भ का जो हिस्सा है, आपने सुना होगा कि इतनी सारी खुदकुशी जो किसानों ने की है, फार्मर सुसाइड, जो आत्महत्या है किसानों की, वो सबसे ज्यादा जिन इलाकों में है, वहां से मैं आती हूँ। और वहां से मैंने किसानी देखी है, ना कि मैंने खुद ने की है, लेकिन मेरा ससुराल वहां से है। और जो पारी के साथ मैं काम कर रही हूँ, वहाँ का जो हालत है अभी, वो बहुत बुरा है। दो चीजें हैं, एक तो बहुत अकाल, यहाँ हर 4-5 साल में अकाल आता है। हर 4-5 साल में 2 साल ऐसे चले जाते हैं कि कुछ उगता ही नहीं है, या कुछ जो भी आता है वो 30%, 30%, 20% भी नहीं आता होगा फसल, वो हाल है। दूसरी बात है, अभी पिछले हफ्ते कल भी वहां पे बहुत सारी जिसको हम गारपीट बोलते हैं मराठी में, उसको आप क्या बोलते हैं, ओले ओले पड़े हैं बहुत ज्यादा। जिस इलाके में टेम्परेचर जाता है 37, 38, 39, 40, उसी टाइम वहां पे इतने ज्यादा ओले पड़े हैं कि सब फसल अभी जो कटाई के लिए आई थी, गेहूं था, ज्वारी थी या जवार था, या किसी का बाकी कुछ फसल जो था खेत में, वो चला गया है। तो ये जो, जिसको हम बोलते हैं कि बिल्कुल भरोसा नहीं रहा है बारिश पे, या जो भी हमारा पूरा जलवायु है, इतना ज्यादा परिवर्तन है, इतना ज्यादा बदलाव आ रहा है कि बारिश सही टाइम पे हो या ना हो पता नहीं है, कितने महीने बारिश होगी वो हमें पता नहीं है, अकाल कब आएगा वो हमें पता नहीं है, बेवक्त की बारिश कब आएगी हमें पता नहीं है। तो इस साल तो 2 बार ऐसे हुआ है कि पिछले नवंबर में बेवक्त की बारिश आ गई और सोयाबीन जो बहुत उगा था वो चला गया। और अभी जब अच्छा फसल हुआ था, तो अभी ओले पड़े हैं, तो अभी वो भी चला जा रहा है। तो ये भी एक एंगल में जोड़ना चाहूंगी महाराष्ट्र के किसानी के बारे में, कि ना सिर्फ लागत मूल्य या वो सारे तो मुद्दे है ही, पर उसके साथ ये जलवायु परिवर्तन का जो मुद्दा है, और जो हमने पारी पे कवर भी किया है, कि बहुत ज्यादा उससे नुकसानी हमारे किसानों को हो रही है। अनिल जी भी बता सकते हैं, यहाँ भी ऐसी स्थितियां हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बुंदेलखंड तो वैसे भी सूखे के नाम से फेमस है। जी, बिल्कुल सही तो कह रही हैं यहाँ आप। भी पानी की कहीं ना कहीं वही स्थिति है, तो बता सकते हैं। और दूसरी बात, खनन, उससे ज्यादा और पानी प्रभावित होता है, तो बता सकते हैं उसके बारे में वो भी कि क्या स्थिति है यहाँ की। बुंदेलखंड में जो खनन का मामला है, तो ये मान के चलिए कि पूरी बुंदेलखंड की जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं, वो हमको इस बात के लिए कोसेंगी कि जब खनन हो रहा था तो आप लोग कहाँ थे। यहाँ खनन में जो सरकार ने अंधाधुंध जो दोहन कर रखा है खनन माफिया ने, आप ये मान के चलिए कि मैं जो बचपन में अपने गांव में रहा करता था, तो हम लोगों के यहाँ वाटर लेवल का जो वो था कि आप गड्ढा खोदिए, पानी निकाल के पी लीजिए। आज की स्थितियां ये है कि जो बहुत ही जल संसाधन जहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था, उन क्षेत्रों में भी इतनी कठिन समस्या है कि आप ये मान के चलिए कि वहां पर भूगर्भ जल का जो स्तर है, वह अभी मार्च महीने में ही इतना नीचे है कि वहां जायद की फसल की परिकल्पना नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ बांध गर्मियों में भरे नहीं रहेंगे, नहरों में पानी की इतनी व्यवस्था नहीं कि हम जायद की फसल ले पाए। और जब तक हम खरीफ, रबी और जायद ये तीनों फसलें अपने खेतों पर नहीं लेंगे, तो हमारा फसल चक्र व्यवस्थित नहीं होगा, और फसल चक्र व्यवस्थित तो उत्पादन नहीं होगा। हम केवल परंपरागत रूप से धान और गेहूं उत्पादित कर पा रहे हैं, जो कि सबसे कम से कम में सरकार को भी बोझ पड़ रहा है कि हम लोग ज्यादा उपजा रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हम सब्जियों की खेती करें।
हम गर्मियों में मूंग बोएं या कुछ और जो गर्मी लेती है वो करें। बुंदेलखंड में कहाँ हो पा रहा है? आप देखती हैं गीता जी, आप तो लगातार भ्रमण किसानों के यहाँ, मुझे लगता है इक्का दुक्का गाँव में कोई एक, नहीं तो नहीं चलता। सब लोग कर नहीं पा रहे क्योंकि भूगर्भ जल की उतनी मात्रा उपलब्ध नहीं है और यहाँ पानी का उतना सुगम साधन नहीं है। तो थोड़ी मैं ये भी क्या लगता जानना है आपको? चाहूंगी कि जी जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे। खनन जो है, खनन भूगर्भ जल के नीचे, स्तर के नीचे गिरने का जो प्रमुख कारण है वो खनन है। जो यहाँ की जीवनदायिनी नदी है केन नदी पे अंधाधुंध दोहन, बागई नदी पे अंधाधुंध खनन, ये सारा खनन जो है ना, वो बालू का जो जिस पर पानी संचित रहता था वहां पर उन्होंने बहुत सारा इतना खनन कर लिया, मानक के विपरीत खनन कर लिया। ये सारी चीजें जो है बहुत प्रभावित कर रही है हमारे भूगर्भ जल स्तर को। और मेरा मानना है कि सरकार को इसमें तात्कालिक रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर हमें बुंदेलखंड की किसानी को बचाना है तो खनन को भी बंद करना पड़ेगा। खनन का एक सुनिश्चित आंकड़ा होना चाहिए कि जितनी बालू नदियां लेकर आए उनमें से किस मात्रा पे खनन होकर विकास कार्य सुनिश्चित हो। अंधाधुंध खनन यदि चलता रहा तो बुंदेलखंड में किसानी करना और दूभर होना है और लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत बड़ी समस्या होगी आने वाले समय में। तो उसके लिए किस तरह से आप लोग लड़ाई भी तो लड़ते रहते हैं? और लगातार जल सत्याग्रह का आयोजन हम लोगों ने किया है। आपने देखा है बुंदेलखंड किसान यूनियन लगातार खनन माफिया के खिलाफ रहा है और पूरी तरह से हम लोग इस पूरे खनन माफिया का जितना संभव हो सकेगा लोकतांत्रिक तरीके से उतना विरोध करने का पूरा प्रयास करेंगे, और ताकि सरकार के उच्चाधिकारियों के और जो भी इसके संबंधित मंत्रालय हैं, इन लोगों को पता चले जनता ने ही नेताओं को बैठाया है कुर्सियों पर, और इन नेताओं को समझ, हमारे आपके बीच के किसान पुत्र, किसानों से जुड़े हुए जमीनी लोग सत्ता में बैठे हैं, अब वो सब एरिस्टोक्रेट हो गए हैं। उन लोगों को इतना किसान की समस्याएं भूल गए हैं या इतना अपने आप में आत्ममुग्ध हैं अपने पदों पर कि जो है वो उनको समस्याएं समझ में नहीं आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर इनको बहुत बहुत सुधार कार्यक्रम बुंदेलखंड में लागू हो करने पड़ेंगे। और जैसा मेधा जी ने बताया तो वहां का भी जो उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार किसानों की आय को कम करने का प्रयास करती हैं, और तो उन प्राकृतिक आपदाओं से कैसे निपटा जाए, इनका नियंत्रण कैसे हो, या बीमा कंपनियां जो वास्तव में कहती हैं कि हम बीमा करते हैं कि फसल का, तो कितने लोग पाते हैं, ये भी आप लोग पता लगाइए कि जो है कितने लोगों ने अमुक ओलावृष्टि पर यहाँ मुआवजा पाया। सरकार मुआवजे की घोषणा करती है, वो मिल भी जाता है इक्का दुक्का, लेकिन बीमा कंपनियां आखिरकार कितने कारगर सिद्ध हो रही हैं, जो कि हमसे करोड़ों रुपए का प्रीमियम किसानों के खातों में हर केसीसी पे प्रीमियम भरा गया है, उसका क्या है? ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप लोग पत्रकार लोग हैं तो आप लोगों को ये उठाना चाहिए लगातार, और आप लोग जब लगातार उठाएंगे तो चीजें आगे जाएंगी, हो सकता है कुछ सुधार हो सके। जी जरूर। तो मेघा जी आप कुछ कहना चाहेंगी? ये जो बीमा का मुद्दा है, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में बना था, क्योंकि हमने देखा है कि 6 या 7 निजी बीमा कंपनियां हैं, उसमें भी सरकारी बीमा कंपनियां नहीं थी जब फसल बीमा आया पहला। और जैसे आपने बोला वो बिल्कुल सही बात है कि प्रीमियम कितना लिया और क्लेम कितना मिला, कितने लोगों को बीमा मिला है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता ही नहीं है, कुछ जिलों में कई कई तालुकों में मिल जाता है, ब्लॉक लेवल पे मिल जाता है, लेकिन कई गांवों में मिलता नहीं है, क्योंकि उसका पूरा संबंध आप ओलावृष्टि है या कोई प्राकृतिक आपदा है तो आपको दिखाई देता है, लेकिन जो ड्राउट के समय पे फसल चली जाती है तो उसमें जो एक पंचनामा करने की एक पूरी प्रक्रिया हमारे देश में पहले थी कि जहाँ पे ग्राम सेवक था या कोई कृषि अधिकारी था, वो आता था, अपने बांध पे आता था, देखता था कि फसल कितनी आई है कितनी नहीं आई है, जिसको आने वाली या पैसे वाली बोलते हैं हमारे यहाँ। तो वो सारा सिस्टम अभी डिजिटल और ड्रोन के इससे हो रहा है, और एक ब्लॉक लेवल पे सब आंकड़े आ रहे हैं। तो आपको पता है कि एक ब्लॉक में या एक जो हमारा तहसील रहता है या मंडल रहता है, उसके इस गांव में बारिश हुई है तो अगले गांव में नहीं हुई। तो ये सारी जो चीजें हैं, जो एक प्रक्रिया होती है कि सच में आपको मदद करनी है तो आप बहुत सारा आपके पास सिस्टम है जो जिसको आप काम करा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पैसे देने ही नहीं है
तो ये सारी अड़चने फिर वापस आती है। और जो भी बदलाव ये पिछले 5, 6, 7 सालों में हुए हैं, जैसे ड्राउट मैनुअल में चेंज हुए हैं, और पारी पे साईनाथ जी ने उसके बारे में बहुत लिखा भी है कि जो ड्राउट मैनुअल है 2016 में जिसमें बदलाव किए गए, उसमें ये सारी चीजें आती है कि आने वाली पैसेवारी की सिस्टम ही पूरी निकाल दी गई है, और पूरा जिला स्तर पे और तालुका स्तर पे अभी ये सारे आंकड़े आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे नए चैलेंजेस है। मैं बोलूंगी अकाल तो बहुत पुराना है। हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि 1000 साल से हमारे यहाँ अकाल तो आ ही रहा है, तो लोगों को पता है अकाल क्या है। अकाल या सूखा कोई नई चीज नहीं है महाराष्ट्र के लोगों के लिए, लेकिन वो अकाल तो बढ़ ही रहा है। और वो अकाल के साथ ये जो नए नए चैलेंजेस, नए नए मुश्किलें, नई नई मुसीबतें जो हमें लगता है कि हमने क्रिएट की है, इंसान ने की है, ये तो कोई प्राकृतिक नहीं है, ये इंसानी सब जो चीजें हैं उससे भी किसानी करना और फसल लाना और उस फसल से पेट भरना या उस फसल से पैसे कमाना, ये सब चीज बहुत बहुत मुश्किल होती जा रही है, खास करके छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए। मैं तो उतना ही बोलूंगी। और खास करके मैं बोलूंगी जो महिला किसान है, और आपको तो पता है कि महिला किसानों की स्थिति जो अभी बनी है वो बहुत बदतर हो गई है, क्योंकि उनके पास तो ना उनके नाम पे जमीन है, और हमारे यहाँ सारे स्कीम्स जो सरकारी स्कीम है उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जमीन के जो पट्टा है वो किसके नाम पे है उससे जोड़ा गया है। तो अगर आपके नाम पे जमीन नहीं है तो आपको कई सारी फिर वो बागान की है, सब्जी की है, या हॉर्टिकल्चर की कई कई सारी स्कीम्स है, या फिर पानी के अगर आप कुछ स्रोत करना चाहते हो तो उसके लिए है। काफी सारी योजनाएं पूछती है कि आपके नाम पे जमीन है या नहीं। और फिर महिलाएं और जो भूमिहीन हमारे किसान हैं और जो निचले तबके से आते हैं, बहुत वंचित तबके से आते हैं, वो सारे इससे निकल जाते हैं और छोड़े दिए जाते हैं। तो वो एक मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा हमें तो दिखाई देता है। जबकि अगर देखा जाए तो किसानी के काम में ज्यादातर महिलाएं ही नजर आती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। 90% काम तो महिलाएं करती है। सबसे जो अड़चन वाला काम है वो महिलाएं करती है। जो कष्ट देने वाला काम है, जो मेहनत है, नीचे झुक के फिर वो धान की खेती हो या फिर कटाई हो, बुआई हो, सब चीज में जितने भी ज्यादा जिसमें मेहनत है वो सारे काम महिला करती है। घर पे लाना, उसको साफ करना, उसको अच्छे से स्टोर करके रखना, ये सारा चीज महिला का काम है। लेकिन उसकी एक पहचान भी नहीं है कि किसान है वो, तो उसको हमें महिला किसान बोलना पड़ता है, नहीं तो वो किसान ही है ना। पर ये सारे मुद्दे हमने उठाए भी है महाराष्ट्र। अनिल जी, ऐसा क्यों होता है? देखिए, इस विषय पर क्योंकि जैसा मेधा जी ने बताया, लघु सीमांत और बृहद की कैटेगरी करके रखा है जी सरकार ने। जी और जो लघु किसान है वो मूलतः मजदूर वर्ग से मान के चलिए आप, वो मजदूर हो गया है। सीमांत किसान भी मजदूर हो गया है। और बृहद किसान के यहाँ ये लघु और सीमांत किसान ही कार्य कर रहे हैं, तो चल रहा है। अब जो भूमिहीन किसान है, जैसा आपने कहा कि 90% कार्य महिलाएं कर रही हैं, सत्य है। 50 से 60, 70% कार्य बुंदेलखंड में भी मैं देखता हूँ, कटाई है, जो बेड़ की लगवाई है धान में, गेहूं की कटाई, धान की कटाई है, कुछ इधर मशीनों का प्रचलन बढ़ा है तो काम घटा हुआ है। लेकिन निश्चित तौर पर महिलाओं का बहुत बड़ा इसमें योगदान है कृषि में। लेकिन उनकी आय कैसे बढ़े, क्योंकि मुखिया तो किसान है, वो तो सब मजदूर हो गया है। और धीरे धीरे करके अब मैं बहुत सारे बृहद किसानों को भी जानता हूँ जो लगातार बहुत अच्छा कर रहे थे, आज भी उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बृहद किसान को यदि हम सोचे, वो भी इस स्थिति में नहीं है कि वो इन सीमांत और लघु किसानों की मदद कर सके। सरकार जो अपनी योजनाएं संचालित करती है वो लघु और सीमांत किसानों के लिए संचालित करती है ज्यादातर। बृहद किसानों के लिए उन्होंने कम योजनाएं चालू की हुई। तो जो लघु और सीमांत किसान है, तो मार्जिन बनी है, एक धनराशि जो हमको जमा करनी होती है योजना लेने के लिए, वो धनराशि भी वो कभी नहीं जुटा पाता। मैं सोलर पंप का जैसे आपको उदाहरण दे दूं, यहाँ बुंदेलखंड के लिए और पूरे भारत में मुझे लगता है सोलर पंप में सरकार का काफी अनुदान मिल रहा है। आप निकलिए, एक गांव में एक व्यक्ति ही उसका लाभ उठा पाया होगा, 2 व्यक्ति ही उसका लाभ उठा पाया होगा। खेत खेत पे क्यों सोलर पंप नहीं है? बिजली की समस्याओं से लगातार अच्छे ऊर्जा है सोलर, ठीक है। सरकार ने 90% छूट तक दी, लेकिन उसकी 90% छूट देने के बावजूद उसकी कॉस्ट इतनी आई कि वो जो 10% का 55,000 रुपया था वो भी किसान नहीं दे पाया।
तो अब समझिए कि किसान 10% यानी 90% छूट होने के बाद भी किसान आज इस स्थिति में नहीं है कि वो 10% मार्जिन मनी जमा करके उस योजना का लाभ उठा ले। आजकल जो डायरेक्ट योजना है कि पहले पूरा पैसे से सामग्री खरीदिए और बाकी आपको छूट का पैसा सरकार आपके खाते में भेजेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ी स्थिति है जो संसाधनों से हम लोग लैस नहीं हो पा रहे, किसान लैस नहीं हो पा रहे, क्योंकि अब 1 लाख का कोई यंत्र हमको खरीदना है और 90,000 छूट है, पता है हमको, लेकिन वो 1 लाख की व्यवस्था हम कहाँ से करें ताकि हम यंत्र को खरीद सके। किसान क्रेडिट कार्ड जो सरकार ने पहले दिए हमको, तो किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग ये कहिए नासमझी में, नादानी में, या इतनी आपदाएं आई या किसान पहले से ही इतना कर्जग्रस्त था तो उसने किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा उठाया और महाजन को दे दिया। लगातार किसानी करते 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 वो कर्ज में डूबा हुआ किसान, उसकी पीढ़ियां डूबी हैं। उसका 2 बीघा जमीन कहीं किसी के यहाँ गिरवी रखता है, महाजन के यहाँ, ठीक है, 4 बीघा गिरवी रखा तो उसने किसी से पैसा उठाया और उस गिरवी जमीन पहले चुकाई, ठीक है। कहीं किसी की बिटिया की शादी रुकी है, आप सामाजिक परिवेश में जानती हैं, बिटिया की शादी सरकार ने तो चला रखा है कि विवाह पंजीकरण कार्यालय, लेकिन क्या वहां शादियां होती हैं? नहीं होती। हमें शादियों में खर्च करना ही है, चाहे वो सामाजिक बाध्यता मान लीजिए। तो किसान के ऊपर तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और सारी चीजें किसान पर ही लागू होती है। सारी सामाजिकता, सारी ऊंच नीच के जो भेदभाव की जो चीजें हैं, सब किसान अपने ऊपर आत्मसात किए हैं और लगा हुआ है लगातार। तो बहुत सारी समस्या है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि पहले बौद्धिक स्तर पर हमको उन्नत होना पड़ेगा, मानसिकता इतनी मजबूत होनी चाहिए किसान की। जो आत्महत्याओं का दौर चला, वो अपने आप को जब किसान निरीह मान लेता है, कहीं से उसे आशा की किरण नहीं नजर आती, तब आत्महत्या पर विवश होता है। तो ना तो हम चाहे अपने को सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर माने, तो हम मानते हैं कि ना तो हम अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सके, ना तो सरकार अपने उम्मीदों किसान की उम्मीदों पर खरा उतर सकी। क्योंकि जब एक किसान आत्महत्या करता है तो मुझे खुद यहाँ बैठ के मैं जब देखता हूँ, मैं भी जमीन से आया, किसानी करके आया बहुत सारा, आज भी अपने फार्म हाउस पर जिस दिन मैं जाता हूँ तो फावड़ा खुद करता हूँ जाके, तो मैं देखता हूँ कि जब किसान आत्महत्या पर विवश होता है, वो स्थितियां हैं। किसान क्रेडिट कार्ड पर मैंने भी आज से 10 वर्ष पूर्व लोन लिया था, तो किन परिस्थितियों में मैंने वो लोन लिया, वो कर्ज लिया था, वो मुझे दौर याद आता है। तो वास्तव में जब मैं उस स्थिति पर आप व्यक्ति को रख के देखता हूँ तो ये बहुत कठिन समस्या है। हमको, आपको, समाज के जिम्मेदार लोगों को निश्चित तौर पर इस पर गहन मंथन करना पड़ेगा कि किसान की आय कैसे बढ़े, ताकि कम से कम इस स्थिति में तो किसान आए कि वो आत्महत्या ना करे। आत्महत्या जैसा जघन्य पाप, ठीक है, हमारे आपके सामने हो रहा है, देख रहे हैं, बचा नहीं पाते। बाद में लगता है, बाद में मैं जाता हूं कि काश आपने समस्या हमको बता दी होती तो ये दौर ना होता। मैं तो आप देखती हैं कि लगातार अधिकारियों से हम लड़ते भी हैं, कहीं कहीं जो नहीं करना, कानून को हाथ में लेके भी कुछ चीजें करनी पड़ जाती हैं। तो उन सब चीजों को क्या कहें, विवश होकर हम लोग करते हैं जो चीजें करते हैं। अधिकारियों के खिलाफ लगातार अनशन, सत्याग्रह, ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन अब समस्या वही है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचार आड़े आया हुआ है किसानों के। लेखपाल से भी किसान अपनी बात नहीं कर सकता। जब किसान जाता है ना, तो बाहर जो स्वीपर होता है वो खड़ा होता है बैंक के बाहर, तो किसान उसको भी साहब कह के संबोधित करता है, समझिए आप। और फिर वो अंदर घुसता है, तो जो बाहर का साहब है वो बड़े वाले साहब को मिलने ही नहीं देता, ताकि अपनी मूलभूत बात वहां तक पहुंचाए, क्योंकि वो जो बाहर बैठा वो दलाल है। इसी तरह धान खरीद केंद्रों में किसानों को आए दिन समस्याओं, यानी हमने फसल उगा भी ली मेहनत करके, तो जिस मूल्य पर हमें उसे बेचना चाहिए था, अगर वही मूल्य समुचित तरीके से मिलने लग जाए, निष्पक्षतापूर्ण तरीके से, तो भी किसानों की आय में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार को समर्थन मूल्य और वैसे बढ़ाना चाहिए। तो समर्थन मूल्य को पहले सरकार लागत के सापेक्ष करे, क्योंकि ये पेन है तो पेन में जो लागत लगी हुई है और इस पर जो उनका मूल मेहनत मूल्य जो भी लगा है, उसके बाद कम से कम ट्रिपल पर ये बिकने मार्केट पे आता है, सारी कमीशन पूरी छोड़ के। तो समझिए अगर तिगुनी कीमत पर एक पेन बिक सकता है, तो किसान की कम से कम लागत मूल्य का 3 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इससे कम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसको उसी से पूरा करना। अगर कोई 10 बीघा किसान मान लीजिए और वो 60 साल तक उम्र तक खेती करता है, उसके 2 बच्चे होते हैं और बेरोजगारी का जो दौर है, उस बेरोजगारी के दौर पर वो भी किसान बन गए, उनकी पत्नियां आई, उनके बच्चे हुए, अब घर का बंटवारा हुआ,
किसान मजबूर होकर बांटता है, तो वो 3-3 बीघा, तीनों में खेती बटी, 3 बीघे में उन बूढ़े माँ बाप को भी अपना जीवन यापन करना है। उसके बाद 2 बीघे पर उस जो नवोदित किसान उसके बच्चे हुए हैं, अच्छा स्किल्ड नहीं हो पाए, केवल किसान ही रह गए, वो खेतों में काम कराता रहा, तो केवल वही खेती ही सीख पाए वो। ठीक है, तो आप विचार करिए कि वो 3-3 बीघे में क्या करेंगे, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जो शिक्षा का स्तर अब हो रहा है, जैसे लोग दौड़ रहे हैं, शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, तो मुख्य धारा से कैसे वो किसान जुड़ेगा। जी बिल्कुल। और अनिल जी, आपने जो अभी एक बात बड़ी विडंबना बताई है हमें, जी, और अभी जो आपने एक बात बताई किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में स्पेसिफिकली, उसमें जैसे आपने कहा कि कई बार किसानों को खुद जैसे पता नहीं होता है कि वो नादानी में ही बहुत खर्च जैसे कर देते हैं। तो मेधा जी, मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आपने महाराष्ट्र में ऐसा देखा है कि जितनी जो स्कीमें हैं, सब्सिडीज मिलती हैं, या जो किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, या जैसे पहले अभी हमने बीमा योजना के बारे में भी बात किया फसल के लिए, तो क्या ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, क्या ये किसानों को मतलब पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या किसान समझ पाते हैं कि इनके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? क्या वो इसे आसानी से यूज कर पाते हैं? जैसे अभी अनिल जी ने भी हमें बताया कि कभी उन्होंने यूज कर लिया लेकिन उनको समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब हो सकता है आगे, और उसकी वजह से ही शायद कभी कभी उनको कर्ज और ज्यादा हो जाता है जहाँ पे उन्होंने सोचा भी ना हो। तो इसके बारे में आप थोड़ा हमें बता सकते हैं? जो क्रेडिट की या वित्त या ऋण मिलने की जो नीड है ना, जो किसानों को चाहिए अभी, और वो सिर्फ खेती के लिए नहीं चाहिए। जैसे आपने अभी अनिल जी बताया कि शिक्षा भी कितनी महंगी हो गई है। अगर कोई बीमार है घर पे, तो आपको उस टाइम तो पैसे नहीं मिलते हैं ना। अगर आपको किसी को दवाखाने लेके जाना है, या अचानक से कोई जो एक्सीडेंट हो गया या हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, कोई भी बीमारी हो, गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर हो, या ज्यादा खर्चा आने वाली बीमारी है, तो ये पूरा घर वापस से कर्जे में चला जाता है। तो ये जो फाइनेंशियल नीड है ना, वो सिर्फ खेती के लिए नहीं है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तो साहूकार या महाजन के पास पैसे लेने के लिए किसान क्यों चला जाता है? क्योंकि उसको पैसा चाहिए, उसको हर चीज के लिए पैसा चाहिए। उसको बच्चों के शिक्षा के लिए पैसा चाहिए, उसको शादी ब्याह, वो सारे जो घर के जो जो प्रोग्राम्स रहते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। उसको बाहर गांव भी जाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, उसको दवाखाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से? तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस वहां पे मायने नहीं रखते। मेरे पास कहीं से पैसा आया है, 5,000 रुपया मेरा कहीं से आया, तो मैं 5,000 में से 3,000 जो मेरा कर्जा है वो मैं उतारने का कोशिश करूंगा या कोशिश करूंगी। यही बात है। तो ये सिर्फ आप बोलोगे कि आप क्रॉप लोन दे रहे हो, तो सिर्फ क्रॉप लोन देने से समस्या छूटने वाली नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ क्रॉप के लिए नहीं चाहिए। और ये जो विदर्भा में हमने देखा, और मराठवाड़ा में भी अभी हम देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भी ये हो रहा है कि जहाँ पे कपास है, और वो जो सारा चेन है ट्रेडर्स का, तो वो बीज भी आपको वही देंगे, बीज के लिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स भी आपको वही देंगे, पैसा भी आपको वही देंगे, कर्जा भी आपको वही देंगे, और आपका माल भी वही लेंगे। तो अपने आप वो कर्जा वो उसमें से ले लेते हैं। तो ये सारा जो एक साइकिल है, विशेष साइकिल है, बहुत दुष्ट चक्र बोलते हैं हम उसको। तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे पैसा लगता है। आज ऐसी चीज है कि किसान को, वो अगर मार्केट चला जाता है तो वो नहीं बोल पाता मैं छोटा किसान हूँ, मेरे लिए सस्ते में दे दो। जो मैं एक काम कर रही थी पिछले साल, 2 साल पहले, महाराष्ट्र में जो इतना बुरा अकाल था, तो कैटल कैंप्स लगे थे। हाँ, चारा छावनी बोलते हैं हम मराठी में उसको, क्योंकि इतने सारे गाय और भैंसे हैं, उनके लिए चारा ही नहीं था, बिल्कुल खाने के लिए कुछ नहीं था। तो कैटल कैंप्स लगे थे जनवरी के महीने में। सूखा तो आता है बाद में, लेकिन जनवरी से ही पानी नहीं था और बिल्कुल चारा नहीं था। तो तब हमने देखा कि एक जो किसान थे, बहुत छोटा गांव है सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वो मुझे बोल रहे थे कि जब मैं मेरी ज्वार बेचने के लिए जाता हूँ, तो 1 क्विंटल के लिए मेरे को 1,500 रुपया भी नहीं मिलता। 15 रुपए किलो मेरी ज्वार चली जाती है, पर मुझे अगर घर में खाने के लिए आज बाजार में जाना है तो 2,500 रुपए देके मेरे को 100 किलो खरीदी करना पड़ेगा। तो जो खुद उगा रहा है, जिसके पास खुद की फसल है, वो बिकती है 1,000-1,500 में, पर वो जब ग्राहक बन जाता है और बाजार में चला जाता है, तो उसको उसके दुगने तिगने दाम में वो खरीदी करनी पड़ती है। तो ये जो सारा एक कंज्यूमर, जब वो किसान कंज्यूमर भी है ना। किसान सिर्फ किसान नहीं है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है, वो कंज्यूमर भी है, वो ग्राहक भी है।
और वो जब ग्राहक बनता है तो उसको मार्केट में जो रेट है उसी से वो खरीदी कर सकता है ना। पर उसको वही चीज उसके फसल बेचने के टाइम उसको वो मार्केट हाथ नहीं देता है। जैसे हमने देखा पिछले साल 2 रुपए किलो से केला बेचा है किसानों ने। इस साल अभी इस महीने की मैं बात कर रही हूँ, 10 रुपए किलो से अंगूर बेचे हैं। जो कहीं शहरों में 30 40 50 के नीचे तो अंगूर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन वहां पे 7 रुपए 8 रुपए, क्योंकि अभी कोई भी ट्रेडर्स लॉकडाउन की वजह से एक डर सा बैठा है महाराष्ट्र में। आप आंकड़े तो देख ही रहे हैं महाराष्ट्र के कि कब लॉकडाउन लग जाए। तो वो डर से व्यापारी भी नहीं आ रहा है, और जो आ रहा है वो बोल रहा है नहीं बाबा मैं तो ये जोखिम नहीं ले सकता हूँ, तो मैं तो इतना ही भाव दूंगा। तो ये सारा जो एक है ना कि जो प्रोड्यूसर है उसका घाटा हो रहा है, और जो कंज्यूमर है उसका भी घाटा हो रहा है। तो ये दोनों चीज किसान है। तो इसलिए ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जब भी आते हैं तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के डिफरेंसेस किसी को कोई नहीं है तुक। उनको सिर्फ पता है मुझे कहीं ना कहीं से पैसा मिले, फिर वो बचत गट का लोन हो या फिर वो माइक्रो फाइनेंस का लोन हो, जिसके परसेंटेज हमने देखे हैं 36 40% ब्याज दे के भी महिलाएं वो ले रही है, क्योंकि उनके पास उनको पता है कि कुछ भी श्योरिटी मेरे पास नहीं है रखने के लिए, बायोलैटरल में कोलैटरल मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझको पैसा चाहिए। तो ये जो सारा एक ट्रैप जैसे बना है, तो वो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन में तो इंक्लूजन है ही। ऐसे नहीं है कि वहां पे इंक्लूजन नहीं है, वो पहले से ही है। उनका श्रम का तो एक्सप्लॉयटेशन है, तो वो फाइनेंशियली वो वैसे भी वो सिस्टम में इंक्लूड हुए हैं, लेकिन वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो शोषण बहुत ज्यादा है। तो हम हर बार बोलते हैं कि किसानी और किसान की आय कितनी होनी चाहिए, हम क्यों तय करें वो दुगनी हो या तिगनी हो या चौगुनी हो, वो इतनी होनी चाहिए जिससे वो खा सके, घर अपना बना सके, बच्चों को पढ़ा सके, अच्छी दवा उसको जब चाहिए वो मिल सके, वो अपना एक जो उसके मन में है उसका जो सपना है वो पूरा कर पाए, फिर वो दुगनी हो या चौगुनी हो उसके हाथ में होना चाहिए। मतलब एमएसपी की बात आती है तो ऑफकोर्स कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा कि वो तिगनी हो या 1.5 टाइम्स सीएल हो, वो तो सब करना पड़ेगा, लेकिन कितना दाम मिले, जितना उसने उसको चाहिए उतना दाम मिले, हमारी तो मांग हो ही रहेगी। और मेधा जी, अभी आपने बताया कि मतलब पैंडेमिक के टाइम पे, महामारी के टाइम पे कई सारे अलग अलग बदलाव हुए। तो गीता जी, अनिल जी, मेधा जी, सबसे जानना चाहूंगी कि आप जिस जिस एरिया में काम करते हैं वहाँ पे जो पिछला जो पूरा साल था और अभी भी अब जैसे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं फिर से, तो जो लॉकडाउन हुआ और जो महामारी आई है उसकी वजह से मतलब क्या बदलाव देखने पड़े आपको, या क्या किसानों की जो स्थिति थी क्या वो और खराब हुई या क्या वो वैसी ही है, और क्या उनको मतलब अलग समस्याएं झेलनी पड़ी इसकी वजह से? अनुज जी, आपसे शुरू करते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में जो समस्याएं इस संदर्भ में आई कि पहले तो बहुतायत पलायन था। लोग लोग बुंदेलखंड के बहुत सारे लोग पलायन करके कहीं ना कहीं नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरी तमाम जगहों पर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर उतना फैक्ट्री एरिया नहीं है, उतना औद्योगिकरण नहीं है, तो रोजगार की तलाश में लोग बाहर गए, वो वापस लौटे। मजदूरों की उपलब्धता तो बहुत सुनिश्चित हुई यहाँ इस दौरान, लेकिन जो किसान का अनाज उत्पादन का सिस्टम था, यानी जो लेने वाले लोग थे वो घट गए, बेचने वाले लोग ज्यादा हो गए, लेने वाले लोग कम हो गए। तो यहाँ जो समस्या आई उसका कारण ये आया, अब फिर रोजगार की उपलब्धता न होना, अचानक से लोगों पर बोझ बढ़े। जो 4 लोगों को परिवार बाहर रह रहा था, हो सकता है वो बगैर पैसा लिए चला आया हो, तत्कालिक रूप से उसको अपनी कंपनी से पैसा न मिला हो, लेकिन लॉकडाउन की भीड़ भाड़ में भड़भड़ में बहुत सारे लोग पैदल ही चले आए, पदयात्री। देखे होंगे आपने बहुत सारी लाइनें समाचार चैनलों में कि लोग पैदल ही बंबई से यहाँ बुंदेलखंड आ गए। तो उसका जो लॉकडाउन का अब सशंकित है, अब किसान सशंकित है यहाँ पर कि जो है अब पुनः लॉकडाउन ना हो जाए। तो सब लोग अपना अपना कार्य जल्दी से करने के चक्कर में है। मूलभूत चीजें जो उनको 4 महीने 2 महीने के लिए आवश्यक होनी चाहिए वो स्टोर करने में जुटे हुए हैं। ठीक है, तो क्योंकि किसान के पास जो चीज 1 रुपए की मिल रही थी, क्योंकि सब किसान अपने से उपजा के अपने घर में रख नहीं लेता, उसको साबुन भी लगाना है, वॉशिंग पाउडर भी खरीदना है, और बहुत सारी चीजें मूलभूत रूप से जो उसको रोज दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है वो खरीदनी है।
तो कंपनियों ने सारी चीजों के लगभग दाम बढ़ा दिए लॉकडाउन का नाम लेकर। कोरोना के नाम से बहुत सारी चीजों के दाम बढ़े। केवल अनाज, किसान के द्वारा उत्पादित किया जाने वाला अनाज ही एक ऐसा उत्पाद है जिसका कोई मूल्य नहीं बढ़ा। तो अब जो लॉकडाउन आएगा उस पर वही कंपनियों का फिर वही होगा, आवागमन के साधनों में दिक्कत आएगी और फिर लोग सशंकित हैं कि इस वजह से सारा चीज, चाहे भवन निर्माण को ले लीजिए, आप कहीं भी किसी भी सेक्टर पे चले जाइए, केवल किसानी का सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जिसका मूल्य नहीं बढ़ा, नहीं तो सारे सेक्टर्स का मूल्य बढ़ गया है। तो जो महंगाई का दौर है वही लौटेगा लॉकडाउन से, और कुछ खास होने वाला नहीं है। यहाँ किसान लगभग, हम लोग तो तैयारियों पर जुटे हुए हैं, किसानों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि जो मूलभूत की चीजें हैं, ताकि आपको ऐसा कुछ ना करना पड़े। न्यूनतम जीवन स्तर, न्यूनतम आवश्यकताओं पर जीवन को जीने का प्रयास वैसे भी किसान करता है, अधिकतम की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती किसान के पास। तो ये जो लॉकडाउन आएगा, तो लॉकडाउन पर या लॉकडाउन जो हो चुका, उससे लोगों ने यही प्रेरणा ली है कि जो चीजों की मूलभूत चीजें हैं वो चीजें हों। हालांकि जीवन स्तर पे लोगों के बदलाव आया है, लोग स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो गए हैं, जो वो काम समय पर नहीं करते थे, काढ़ा हमारी दैनिक आवश्यकता होती थी और लोग नहीं पीते थे। मैं देखता हूँ कि बहुत सारी जगहों पर जाए तो लोग चाय ऑफर करते हैं तो उसमें तुलसी पत्ती, काली मिर्च और ये सारी चीजें पड़ी हुई मिलती हैं। तो लोग तो जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, लेकिन किसानों की आय पर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। किसानों की आय नीचे ही हुई है और महंगाई का सामना ही उनको करना पड़ा। लेकिन हाँ। जब लॉकडाउन लगा था उस समय जो किसानों की फसलें थी वो खेतों में ही खड़ी थी, तो किस तरह का असर पड़ा किसानों पर लॉकडाउन का, वो थोड़ी जानना चाहते हैं। अगर आपने देखा, देखिए, जहाँ पे भी मैं काम करती हूँ, पारी जो वेबसाइट है ruralindiaonline.org, तो हमने पूरा साल, मतलब मार्च में लॉकडाउन लगा है, तब से आज तक भारत के कोनों कोनों में किसानों की और बाकी मजदूरों के क्या हालात हुए थे वो हमने रिकॉर्ड किए हैं। और हमें देखा, हमको लगता है कि किसान मतलब गेहूं, चावल, ज्वार या बाजरा या फसल, पर फसल बहुत अलग तरीके की फसल है ना। जैसे कर्नाटका में जो रेशम के जो कोष बनते हैं उसके भी किसान हैं, जो रेशम उद्योग में है। फिर आंध्रा या तेलंगाना में जो खरबूजे और तरबूजे लगाने वाले वो भी किसान हैं। संतरा बेचने वाले भी किसान हैं। कपास जिन्होंने उगाई थी पिछले साल विदर्भा में, तो उनकी जो खरीफ की कपास थी वो भी बेची नहीं गई थी नवंबर तक, और फिर बाद में नई कपास अगले साल की बुनाई शुरू हो गई थी। तो वो बहुत सारे किसानों का पूरा फसल गया है, जिन्होंने गेहूं निकाला, जिन्होंने धान निकाला, जिन्होंने जो चीजें खा सकते हैं घर पे, जो चीजें स्टोर कर सकते हैं, उनकी हालत थोड़ी तो ठीक थी। लेकिन बाकी सबका, जिनका मार्केट पे सब डिपेंडेंट था, जो, और अभी जो सब बोल रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी बोल रहे हैं कि जो बेच सकते हैं वही आप लगाइए, विकेलते पिकेल, मराठी में जिसको बोलते हैं कि जो बेच सकते हैं वही आप उगाइए। लेकिन जो बेच सकते हैं उसका अगर मार्केट ऐसे लॉकडाउन में या ऐसे कोई आपदा आती है या ऐसे कोई निर्णय लिए जाते हैं, वो मार्केट का सप्लाई चेन ही पूरा अगर बंद हो जाता है, तो फिर वो उगाने से भी क्या फायदा है। जैसे मराठवाड़ा के कई रीजन्स में मावा बनता है, दूध का बहुत पुराने समय से वहां पे लोग खोया बनाते हैं, और फिर पूरे शहरों के बेकरीज में, शहरों के स्ट्रीट मार्ट्स में, होटल्स में ये सारी चीजें जाती है, बहुत अच्छी सी आय भी उनको मिलती थी। लेकिन जब ये सब बंद हो गया, होटल्स बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गया, तो जो किसान, जो जिन्होंने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करके अपने किसानी के साथ थोड़ा सा एक कोई छोटा सा उद्योग शुरू किया था खोया बनाने का या फिर मक्खन बनाने का, वो सब बंद पड़ गया है। और अभी वो शुरू करना भी मुश्किल है, क्योंकि वो सप्लाई चेन ही पूरा डिस्टर्ब हो गया है। तो जहां जहां पे मार्केट आई है, वो लॉकडाउन में वो लोग उभरे नहीं है। जो सबसिस्टेंस, जैसे हम बोलते हैं कि खाने के लिए जो खेती करते हैं, घर के लिए जो खेती करते हैं, उनका ठीक है, उनका थोड़ा तो वो बच पाए उस इससे आघात से। लेकिन जिनकी खेती मार्केट पे डिपेंडेंट थी, उनको नहीं कुछ मिला है। और इस साल भी लोगों को वही डर है कि अभी महाराष्ट्र में कहीं भी किसी भी दिन लॉकडाउन अनाउंस होने के चांसेस है। तो सब डरे हुए हैं कि फिर से ये अगर चीज हो गई तो हमारा तो अभी हर 2 साल हम नहीं सहन कर पाएंगे। 1 साल हमने सहन कर लिया, लेकिन दूसरे साल नहीं सहन कर पाएंगे, ये हालत है। तो कैश क्रॉप्स की बहुत बुरी हाल हो गई, क्योंकि कैश क्रॉप
मार्केट पे ही डिपेंडेंट है। तो जिन्होंने जिन्होंने कैश क्रॉप लगाया उनके हालात बहुत बदतर है, बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मैं देख रही हूँ कि हमारे पास समय थोड़ा ही बचा है, तो मैं जो आखिरी एक सवाल सबसे पूछना चाह रही थी वो ये था कि हाल ही में जो फार्म बिल आया है उसके चलते हमने कई बातें सुनी है न्यूज़ पे, तो सबसे जानना चाह रही थी कि इस बिल पे आपकी क्या राय है और जो सुझाव इस बिल में दिए गए हैं उससे किसानों, जो कि खासकर कि जो छोटे या सीमांत किसान हैं, उनके परिणामों पे क्या फर्क दिखेगा? क्या वो बेहतर हो सकते हैं या क्या वो उनके लिए और खराब होगा? हमें अपने एक्सपीरियंसेस से बताएं कि आपने अभी तक जो देखा है फार्म बिल्स के बारे में। मैं जानती हूँ मेधा जी आपने और पारी में काफ़ी कवर किया है। जी। अनिल जी, मेरे ख्याल आप भी यूनियन में हैं, आप के यूनियन का भी एक मानना होगा इस बिल के चलते। तो हमें बताएं कि क्या आपने देखा और क्या आपकी क्या राय है उस पर और कैसे उसे बेहतर किया जा सकता है। जो बिल है, इस बिल पर देखिए हमारा किसान यूनियन लगातार एक ही स्टैंड पे रहा है। बहुत सारी सुधार की गुंजाइश है। और लघु सीमांत किसानों पर जो आपने कहा है, तो लघु सीमांत किसान और पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मजदूर बन जाएगा पूरा किसान। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसी चीजें जो आ रही हैं, मैंने केसीसी के संदर्भ में आपको पहले बताया था कि लोगों को पैसा मिला, लेकिन हम उसको नियमित तौर पर कैसे खर्च करेंगे उसका सिस्टम हमारे पास नहीं है। किसान के पास पैसा आएगा तो अपनी दूसरी तमाम चीजों पर खर्चा करेगा वो, और जब किसान उन सारी चीजों पर पैसा खर्चा कर देगा तो अगले वर्ष फिर हमको वो पैसा बार बार नहीं आएगा, और उस पैसे के फिर जब पैसा खत्म हो जाएगा तो हम अपनी ही खेती पे मजदूर हों। लघु और सीमांत किसान निश्चित तौर पर अपनी ही खेती पे मजदूर बन जाएगा। सरकार जिन स्थितियों पर इस किसान बिल को लाई है, वो किसान बिल का जो मूलभूत स्वरूप है ना, वो निश्चित रूप से कारपोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाता है। सरकार चाहती है, हो सकता है सरकार की मंशा इसकी हो कि किसान भी कारपोरेट सेक्टर में हो जाए या मुख्य धारा से जुड़ के कारपोरेट बन जाए, लेकिन बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। इतना बड़ा बड़ा कारपोरेट सेक्टर है कि वो एक झटके में पूरा सब कुछ उठा लेगा। किसान तो केवल मूक दर्शक बन के, उपभोक्ता बन के, जैसे मेधा जी कह रही थी, किसान भी कंज्यूमर है, ग्राहक है। किसान केवल ग्राहक बनेगा, हमारे ही खेत पर उपजाया हुआ माल और हमें ही खरीदने के लिए लाइन पे खड़े होंगे। तो मेरा तो स्टैंड क्लियर है कि उससे बहुत बड़ा लाभ नहीं हो रहा किसानों को। सरकार को और बहुत सारे इसमें संशोधन करने चाहिए, बहुत सारी चीजें जोड़नी चाहिए और बहुत सारे जमीनी लोगों से इस पर राय मशविरा करना चाहिए। वो जो सांसद पे बैठे हैं, सांसद विधायक बना के हमने भेजा है, वो चुनाव लड़े थे पार्टियों से। आवश्यक नहीं कि वो किसान है या किसानी के संदर्भ में उनको बहुत अच्छी गहराई से जानकारी है। मैं तो सब किसानों को, सब विधायकों को, सब सांसदों को आड़े हाथों लेता हूँ। कितने किसान हैं जो किसानी करते हैं और संसद भवन में गए? पैसा खर्चा करके आप आडंबर करके, जनता, क्योंकि हिंदुस्तान है, भारत देश है, उस स्तर पर हम उस हमारा जीवन स्तर उस लेवल पर नहीं पहुंचा है कि जिस लेवल पर हम आपको सोच सकें। ठीक है, पैसा खर्चा करके आप संसद विधायक जरूर बन सकते हो, लेकिन आप किसान की मूलभूत चीजों की जरूरत को समझो ना। किसान की आवश्यकता क्या है? सरकार को बहुत सारे सुधार इन बिलों पर करना ही पड़ेगा। नहीं करेगा तो लगातार यूनियन को प्रदर्शन कर ही रहे हैं। अब मान लीजिए सरकार ना भी माने, बिल वापस ना भी ले, कोई भी चीज आए, लेकिन अगर इन स्वरूपों पर ये बिल लागू हुए तो किसानों के लिए दूरगामी परिणाम, आज मैं तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति की बात करता ही नहीं, दूरगामी परिणाम बहुत अच्छे नहीं आ सकते, क्योंकि देश का किसान इतना ना तो स्किल्ड है और ना इतना हुनरमंद हम लोगों ने बनाया कि वो सीधे तौर पर कारपोरेट सेक्टर से मुख्य धारा पे जुड़ सके। मेधा जी, जैसा आप कह रही थी लगातार कि हम लोग किसान का जो एक जीवन स्तर है, जो हमारा बौद्धिक क्षमता है, वो उस लेवल पर सोचता ही नहीं जहां पर वो कारपोरेट सेक्टर के लोग बैठ के सोच जाते हैं। अब हम वो चीज ही नहीं सोच पाए, हम कैसे इस्तेमाल हो गए ये हमें पता ही नहीं चला। हमारी अगली आने वाली पीढ़ी को पता चला कि हमारे पिताजी कैसे इस्तेमाल किए गए थे कारपोरेट सेक्टर के द्वारा। तो ये स्थितियां आएंगी। लघु और सीमांत किसान हमारा जो है बहुत मजबूत नहीं होगा। अब बृहद किसान भी मजबूत नहीं होगा, वो भी उसी दशा में पहुंच जाएगा। हाँ, एक मोटी रकम तात्कालिक रूप से आएगी और खर्च हो जाएगी, क्योंकि हम इतना निचले पायदान पर हैं कि अपेक्षाएं तो बहुत आसान है। किसान साइकिल पे चल रहा है तो मोटरसाइकिल की अपेक्षा रखता है, जो किसान मोटरसाइकिल पे चल रहा है तो वो कार वाले को देखता है तो उसकी एक इच्छा है मन में कि यार मेरे पास भी कभी ये कार होती तो पता नहीं क्या होता। तो वो तो पहले अपनी ये चीजों पर भी जा सकता है। ठीक है, अभी हम अपनी कम से कम आत्म संयमी तो है
हमारा अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण है कि हम अपनी आय के अनुसार व्यय कर पा रहे हैं, वहां तो ये चीजें नहीं लागू होंगी और हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, तो बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ेगी, बहुत सारी चीजें जो है विपरीत परिस्थितियों में किसानों के लिए आने वाला है इस कृषि बिल पर। बाकी मेधा जी बताएं। ये जो कृषि कानून है, तीनों कानून है, तो एक तो हम उनको एक साथ पढ़ना चाहिए। हमें एक एक कानून अलग से पढ़ के उसका जो आघात होने वाला है वो पता नहीं चलेगा। वो तीनों कानून एक साथ लाए हैं और वो तीनों कानूनों का परिणाम भी एक साथ होने वाला है। और हम पारी में उसके लिए बहुत हमने कवरेज फार्म प्रोटेस्ट का किया है, और ना सिर्फ दिल्ली का किया है, भारत के कोनों कोनों में जहाँ पे किसानों ने उसका विरोध किया है, वहां पे जाके वो क्यों विरोध कर रहे हैं वो समझ के हमने उसका कवरेज किया है। और हम बोलते हैं कि जैसे अभी बिहार के अरारिया के कुछ किसानों की एक स्टोरी छपी है जो पार्थ एमएन करके जो रिपोर्टर है उन्होंने की है, और वहां पे जो हुआ है अगर वो आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि ये 3 कानून लागू होने के बाद पूरे देश में क्या होने वाला है। क्योंकि जब 15 साल पहले 2006 में बिहार में एपीएमसी का पूरा कानून ही रद्द किया गया, एपीएमसी वहां पे अभी जो कृषि उत्पन्न बाजार समिति हो वो है ही नहीं, मंडी सिस्टम ही पूरा उन्होंने निकाल दिया। क्यों? यही लॉजिक था जो आज हमारे नेतागण बोल रहे हैं कि फ्रीडम मिलना चाहिए, किसान को उसके मन में आए वहां पे बेचने का फ्रीडम होना चाहिए, यही सब चीज बोल के मंडियां निकाल दी गई थी। और अभी अगर आप वो कहानी पढ़े तो आप पता चल रहा है कि आधे दामों में भी धान या मक्का बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मकई वहां पे बहुत उगती है, पर आधा भी दाम 800 रुपए क्विंटल से मकई जा रही है, जहाँ के एमएसपी मिलता है 1700, सरकार ने बोला है कि 1700, और वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, वो मिनिमम है, उसके ऊपर ही मिलना चाहिए। पर 800-700 रुपए में किसान अभी बेच रहा है क्योंकि उसके पास कोई चारा ही नहीं है। और कमीशन एजेंट जो बोलेगा उसके गांव में, और खास करके लघु और सीमांत किसान जो या अकेली महिला किसान है, वो कहाँ जाएंगी और कहाँ निगोशिएट करेंगी और कहाँ देखेंगी कि कहाँ मुझे अच्छा दाम मिलेगा, कहाँ उसके पास ट्रांसपोर्ट है और कहाँ उसके पास इतनी सारी जानकारी भी है कि वो ई नाम या ई मंडी या ये सारा चीज जो बहुत बड़ी बड़ी बातें हमारे नेतागण कर रहे हैं कि केरल का किसान पंजाब में बेचेगा और आसाम का किसान गुजरात में बेचेगा, तो वो बड़ा किसान तो करेगा ही, तो उसको करने दो, उसके लिए किसी ने उसके हाथ बांध के नहीं रखे हैं। लेकिन और ये कानून जब लाए हैं तो आपको सबको पता है कि वो किस तरीके से लाए हैं, वो पूरे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से लाए गए कानून है। और वो सिर्फ किसानों पे असर नहीं करते, वो हमारे सब पे, हम सब पे वो असर करेंगे, क्योंकि वहां पे जुडिशियल रिकोर्स या न्यायालयीन प्रक्रिया को लेने का पूरा अवसर भी वो कानून हमसे निकल निकल गया है हमारे हाथ से। क्योंकि वो बोलता है कि कोई भी चीज हो जाए तो हम कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते, सिर्फ एसडीएम जो है वो सब न्याय करेगा। तो ऐसी वाली चीजें जब आती है तो हमें पता है कि वो किसके लिए बनाया गया है, किनका फ्रीडम और किनकी आय और किनकी डेवलपमेंट के लिए वो कानून लाए। हम हमें सबको पता है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। मैं तो बोलती हूँ कि किस सबको सबके मुंह पे उनके नाम है, सबको पता है कि किन कंपनियों के लिए वो कानून लाए हैं। तो उसका विरोध तो होना ही है और हमें भी करना होगा, क्योंकि किसान है तो फिर दुनिया है ना। तो बहुत बहुत समझ कर हमें उसका विरोध करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ हमें नहीं चाहिए बोल के। और कोई चारा नहीं है कि उसमें सुधार हो, वो वापस ही जाना पड़ेगा और नया अच्छा कानून जो किसान के सहमति से लाया गया हो, किसान से पूछ के लाया गया हो, भूमिहीन किसान से पूछ के लाया गया हो, टेनेंट फार्मर से पूछ के लाया गया हो, महिला किसान से पूछ के लाया गया हो, ये कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें कि हर कोने से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा का किसान बात कर रहा है, महाराष्ट्र में काफी सारा शक्ति प्रदर्शन हुआ है, काफी सारे किसान जो आदिवासी फार्मर्स है वो भी अपनी बात, फॉरेस्ट राइट्स का मामला है उनका, वन जमीन का मामला है। तो काफी सारे मुद्दे हैं जहाँ हमें बहुत काम करना जरूरी है। अब ऐसे नहीं है कि ये कि कानून चले जाएंगे तो सब अच्छा खुशहाल, नहीं है। अभी भी संकट है, कृषि संकट तो अभी भी है, लेकिन जरूरी ये है कि उस संकट में और खाई में हम ना पड़ जाए, तो विरोध तो करना पड़ेगा। तो गीता जी, आप जो खबर लहरिया के साथ कवरेज कर रही हैं, हमने देखा कि खबर लहरिया ने भी काफ़ी सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में कवर किया है। तो आप हमें बताएं कि आपके रिपोर्टिंग में, ना कि सिर्फ वीडियो में, लेकिन जो बुंदेलखंड में आप देख रहे हैं उसके बारे में आपकी क्या राय है इस बिल्कुल बुंदेलखंड में किसान इस चीज का बहुत विरोध कर रहा है। और
हमें भी लगता है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सही है। दूसरी बात, अगर किसान कह रहा है कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, सरकार कह रही है कि नहीं हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, तो जो लेने वाला है वही कह रहा है कि हमारे पक्ष में नहीं है, तो क्यों हम जबरदस्ती थोप रहे हैं? इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे। यही रीजन हमें काफी मतलब अनिल जी ने भी बताया, मेधा जी ने भी बताया। तो मेरे ख्याल से अभी समय तो हो गया है, लेकिन एक आखिरी अगर मैं सवाल सबसे एक एक पूछ सकूं कि आपके हिसाब से अभी हम जिस स्तर पे हैं 2021 में, और जो जो समस्याएं हम किसानों के प्रति 15 साल या 20 साल पहले देख रहे थे, आज भी हम वही देख रहे हैं, और उसके साथ साथ और समस्याएं उसके साथ जुड़ गई हैं। तो अगर आप जैसे पावर में होते, अगर आप संसद में होते, तो एक ऐसी कौन सी चीज है जो आप बदलाव लाते जिससे किसानों की जो परिणाम है वो बेहतर हो सके? अनिल जी, आपसे शुरू करेंगे। मैं एक चीज। हाँ। अगर ऐसा होता तो निश्चित तौर पर मैं सभी किसानों को हुनरमंद बनाने का प्रयास करता, उनकी योग्यता अनुसार उनको स्किल्ड करना। क्योंकि किसान जो है ना, किसान अब वो किसान नहीं रह गया। जो किसान है वो किसी क्षेत्र में नहीं आगे बढ़ पाया, इसलिए किसान है। आज किसानी कोई करना नहीं चाहता। हुनरमंद व्यक्ति आज भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब हम कुछ नहीं कर पाते तब किसान बनते हैं। और किसानी को हम करियर के रूप में जब अपनाता किसान और हुनरमंद होता, और निश्चित तौर पर जैसे कह रही थी मेधा जी अभी ने बताया कि बाजार जो है ना, हमको कारपोरेट बनना पड़ेगा। किसान को आगे चल के बाजार की चीजों को समझना पड़ेगा कि किस समय हमारी चीज सस्ती बिकती है, कब हम रोकें तो उसको महंगा बेच पाएंगे। ठीक है, लेकिन उसको भंडारण करने के लिए हमें क्या क्या करना है, या उस समय तक हमें किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ये जो मूलभूत ढांचागत विकास, कृषि का जो ढांचागत विकास होना चाहिए था, मैं उस पर निश्चित तौर पर फोकस करता। ढांचागत विकास ही एक ऐसी चीज है जो किसानों की आय को बढ़ा सकता है। और ढांचागत विकास तभी होगा जब किसान हुनरमंद होगा, शिक्षित होगा, और उसको अपनी कृषि के संदर्भ में पूर्णतया जानकारी होगी। तो मैं निश्चित तौर पर संसद होता तो कृषि के ढांचागत विकास पर जोर देता, और निश्चित तौर पर इस कृषि को आज सबसे अगले पैदान पर, कृषि प्रधान देश है हमारा, और यहाँ बहुत सारी ऐसे हर जगहों पर अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। जैसे विदर्भ, महाराष्ट्र और बुंदेलखंड, और मैं इधर गंगा यमुना के तटीय इलाकों पर देखता हूँ बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जहाँ किसान खुशहाल हैं। 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, 10 बीघा वाला किसान भी अपने पास अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा करके खुशहाल हो रहा है। तो जहाँ स्किल्ड चीजें हैं, किसानों के संसाधनों का पूरा है, हमें बुंदेलखंड में किस संसाधन, कौन सी चीज हम पैदा कर सकते हैं, और यहाँ पैदा करने के लिए कौन सा संसाधन चाहिए, इस पर सरकार को सर्वे कराना चाहिए, जमीनी तौर पर उस पर काम होना चाहिए, तो किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। अन्यथा हवा हवाई और कागजी बातें लगातार, जाने कितने पैकेज बुंदेलखंड के नाम पर निकाले गए, और बस वही हुआ ढाक के 3 पात। आज भी हम उसी स्थिति से जूझ रहे हैं जैसे आपने 20 से 21 वर्षों से बताया, आप जहां हम खड़े थे, और मैं देख रहा हूँ आज भी हम वहीं पे वहीं खड़े हैं। तो क्या है कि ढांचागत विकास नहीं सुनिश्चित हुआ। योजना आई, दूसरी सरकार ने योजना बदल दी। ठीक है, हम अब ढांचे नहीं अपना समझ पा रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार की योजनाएं आएंगी, अलग 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 प्रकार की चीजें बदलती चली जाएंगी, एक चीज अपने परिणाम तक नहीं पहुंचेगी, दूसरी चीज शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे नहीं चलेगा। और बहुत पहले भी म्यूट हो गया अनिल जी। जी। मेधा मैं जी, बता आप। रहा था जो सांसद बहुत जी। सही बात कही है अनिल जी ने। ढांचागत जो पूरा विकास है वो बहुत जरूरी है, और जहां जहां पे भी हमें दिख रहा है कि कई सारे ऐसे रीजन है, जैसे मराठवाड़ा है, बुंदेलखंड है, विदर्भा है, तेलंगाना का कई हिस्सा है, गुजरात का कोई हिस्सा है, कि जहाँ पे 20 या मैं तो बोलूंगी 50 साल पहले जहाँ किसान थे अभी भी वही है, और बद से बदतर होते जा रहे हैं। जलवायु के परिवर्तन के कारण बहुत ज्यादा बुरे हाल हुए। तो ढांचागत विकास जिसमें पानी, बीज और खाद, और जमीन या मिट्टी की जो एक उपजाऊ गुण है उसके, वो जारी रखने में बहुत काम हमको करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक या नेचुरल फार्मिंग की तरफ हमको जाना पड़ेगा। लैंड राइट्स के बारे में हम अगर बात नहीं करेंगे तो हम ये किसानी के बारे में भी बात करना बहुत मुश्किल है। जो लैंड
रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा दौर चला था पहले स्वातंत्र्य के बाद, तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में भी हमको बात करना पड़ेगा। वन जमीन के जैसे आदिवासी किसानों के हक है वो बोलने पड़ेंगे। बहुत सारी चीजें हुई है, जैसे स्वामीनाथन कमीशन ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस पूरा किसानी का एक रूपांतरण करने के लिए दिए हैं। वो रिपोर्ट पे अगर काम होता है तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें शायद उसमें आ जाएंगी, क्योंकि उसमें सब चीज है। उसमें फार्मिंग के बारे में है, उसमें लैंड राइट्स के बारे में है, उसमें सारी चीजें कहाँ हमको लेके जाना है। एग्रो इकोलॉजी का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। सिर्फ फार्मिंग या एग्रीकल्चर अभी काफी नहीं है, एग्रो इकोलॉजी की तरफ हमको जाना पड़ेगा कि हमारा जलवायु, हमारे यहाँ की जमीन, मिट्टी, हमारे यहाँ की उपज, वो ध्यान में रख के हमको फसल लगानी है। क्योंकि जैसे मराठवाड़ा में बात करी थी अकाल की, सूखे की, उसी मराठवाड़ा में गन्ना भी बहुत आता है। तो ये सारी चीजें जो है, तो वो सबका एक बैलेंस हमको देखना पड़ेगा। मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा है, भंडारण का बहुत बड़ा हिस्सा है, पर सबसे मुझे लगता है कि किसान की आवाज सुनना, और महिला किसान हो या दलित किसान हो, उनकी बात सुनना। उनके पास एक विजडम है, एक उन्होंने जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसानी की है, 100 साल, 200 साल, 500 साल लोगों ने किसानी की है, तो उनके पास एक बहुत एक ज्ञान का भंडार है। उनको पता है कि जब बारिश ऐसे होती है तो कौन सी फसल लगानी है, वैसे होती है तो कौन सी फसल लगानी है, कब काटनी है, कौन सा वाला बीज अच्छा है, कौन सा वाला नहीं लगाना है, कौन सा खाद डालना है। तो ये सारी चीजें हमको कान खोल के सुननी पड़ेगी। वो सिर्फ एक्सपर्ट्स या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में जाके नहीं होगा, वो किसान के पास उसके खेत में जाके हमको वो सारा चीज सुनना पड़ेगा। तो अगर मैं सांसद तो नहीं बनूंगी, लेकिन अगर जैसे नायक फिल्म में जो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वैसे अगर बनते हैं तो शायद मेरा पूरा दिन खेतों में चला जाए। उतना ही मैं बोलूंगी। मेधा जी। और गीता जी, आप अगर संसद में होते तो एक कौन सी चीज है जो आप बेहतर कर पाते? बहुत अच्छी बात कही मेघा जी ने, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और शायद मैं भी संसद में होती तो मैं भी यही सोचती, क्योंकि अभी जो स्थिति है किसानों की, वो जब मूलभूत चीजें ही उनको पर्याप्त रूप से नहीं मिल पा रही, समय समय से नहीं मिल पा रही, तो वो आगे कैसे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, जब फसल उनकी आती है तो जब उनके पास है ही नहीं है आगे खर्च करने के लिए, रखने के लिए, तो फिर वो उस समय का इंतजार कहाँ से करेंगे। मजबूरी है कि किसी भी रेट में हो उनको बेचना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए खर्च जरूरी है, ना कि अपनी फसल का मूल जरूरी है। तो ये बिल्कुल सही चीजें हैं और इनको सही तरीके से लागू होना चाहिए। शायद हम होते तो कोशिश करते हैं यही, लेकिन अब जहाँ है वहीं है। सोचते हैं कि अच्छी बात है अगर ऐसी चीजें हो जाएं, और जो स्वामीनाथन की रिपोर्ट है अगर वो लागू हो जाए तो उसमें काफी कुछ सुधार हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ मेरे ख्याल से मेरे तो सारे सवाल हो गए, लेकिन सवालों से कई ज़्यादा जो आप लोग के जवाब थे उससे हमें काफ़ी सीखने को मिला। अनिल जी, मेधा जी, गीता जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े। तो इसके साथ ही मैं ये सेशन क्लोज करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।